हाँ जी बेटा। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज में एलिमिनेशन ऑफ म्यूचुअल और इंटर कंपनी कंपनी ओइंग्स टॉपिक। मींस जब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी जो कंपनी है आपसी अथवा अंतः कंपनी मींस उन दोनों के आपस में जो इंटर ट्रांजैक्शंस होती हैं। इंटर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि होल्डिंग कंपनी एक कंपनी माल बेच रही है, दूसरी कंपनी माल खरीद रही है। मींस होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों कंपनियां आपस में जब एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करती हैं, ठीक है, माल बेचती हैं, एक माल बेच रही है तो दूसरी माल खरीद रही है, तो इस टाइप की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं इंटर कंपनी ओइंग्स। क्लियर? तो कहता है कि जब कंट्रोलिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करती हैं तो ऐसी दशा में दोनों कंपनी के जो बैलेंस शीट होती हैं उनमें कुछ कॉमन अकाउंट्स पाए जाएंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक कंपनी का अगर डेटर होगा तो वो दूसरी कंपनी का क्या होगा? क्रेडिटर। समझ रहे हो? मान लीजिएगा एक ने माल बेच दिया, दूसरे ने क्या हो गया? खरीद लिया है, तो एक के लिए डेटर हो गया और दूसरे के लिए क्या बन गया? वो क्रेडिटर्स बन गया। ठीक है? एक के लिए बिल्स पेबल है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल्स हो जाएगा। एक ने लोन दे रखा है तो दूसरे ने लोन ले रखा है। समझ रहे हो? क्योंकि इन दोनों कंपनी की आपस में ट्रांजेक्शन हो रही हैं। ठीक है? तो इसलिए तो ये कंपनी तो इस टाइप की ट्रांजेक्शन क्या होंगी? इंटर कंपनी ओइंग्स। तो कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं? ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, बनाते टाइम ये जो दोनों सेम अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, इनके बैलेंस को हमने क्या करना है? राइट ऑफ करना है, एक तरह से इनको समाप्त करना है। कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहला पॉइंट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अगर कंट्रोलिंग कंपनी ने या फिर सब्सिडरी कंपनी ने कोई अमाउंट आपस में एक दूसरे को देनी है, ठीक है, तो एकीकृत बैलेंस शीट इट मीन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जितने भी डेटर्स हैं और जितने भी क्रेडिटर्स हैं, इट मीन टोटल डेटर्स और टोटल क्रेडिटर्स दोनों में से घटा देंगे। ठीक है? नेक्स्ट है फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। समझ आया पहला पॉइंट? कि एक कंपनी के लिए डेटर है तो जितनी अमाउंट दोनों की कॉमन है उस अमाउंट को एक कंपनी के डेटर्स में से घटा देंगे तो दूसरी कंपनी के क्रेडिटर्स में से घटा देंगे। बात आएगा कि कौन सी कंपनी के डेटर, कौन सी कंपनी के क्रेडिटर, वो हमें क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंपनी के लिए वो डेटर है और कौन सी कंपनी के लिए वो क्रेडिटर है। ठीक है? नेक्स्ट होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होते हैं? बिल रिसीवेबल्स, बिल पेबल्स। ठीक है ना? जब मान लीजिएगा एक कंपनी ने मतलब उन किसी दूसरी कंपनी को बिल ऑफ एक्सचेंजेस लिख रखे हैं तो दूसरी ने स्वीकार कर रखे हैं, एक ने एक्सेप्ट कर रखे हैं तो दूसरे ने भेज रखे हैं, लिखे हैं, दूसरे के ऊपर राइट कर रखे हैं, तो एक के लिए बिल रिसीवेबल होंगे तो दूसरे के लिए बिल्स पेबल होंगे। सेम जैसे ऊपर किया था ऐसे ही जितने भी हमारे टोटल बिल रिसीवेबल्स होंगे और टोटल बिल पेबल्स होंगे उनमें से हम माइनस कर देंगे जो भी दोनों की कॉमन वैल्यू होगी। ठीक है? पर कई बार क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि कुछ जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंजेस है जैसे बिल पेबल्स हैं, ठीक है, या बिल रिसीवेबल्स हैं हमारे पास है, तो हमने उनको क्या करा लिया? बैंक से राइट भुनवा लिया, इट मीन्स, या फिर हमने उनको किसी अदर पार्टी को बेच दिया। तो इसमें क्या करेंगे? तो जो बिल रिसीवेबल्स हैं या बिल पेबल्स हैं हमने अदर पार्टी को बेच दिए हैं या फिर हमने उनको क्या करा लिया है? डिस्काउंटिंग करा लिया है बैंक से। ठीक है? तो उतनी अमाउंट के बीआर या बीपी राइट ऑफ नहीं होंगे, उनको हम रद्द नहीं करेंगे जिनको हमने या तो आउटसाइडर को बेच दिया है या फिर हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है। ठीक है? तो उनको हम बैलेंस शीट में जो हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उनको हम लाइबिलिटीज में ही लिखेंगे। ठीक है? तो दूसरा क्या होगा? इसका कारण यह है कि इन विपत्रों को इनकी देय तिथि पर, इट मीन जो इनकी ड्यू डेट थी, आउटसाइड पक्षकार हैं, आउटसाइडर्स हैं, या तो फिर जिन बैंकों से भुना गया उन बैंकों को, जिन्हें बेचान किया गया उन लेनदारों को भुगतान किया जाना है, मतलब अभी उनको पेमेंट करना रहता है। ठीक है? तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि अगर डिस्काउंटिंग का पॉइंट नहीं है या फिर उनको किसी को नहीं बेचा गया है तो टोटल अमाउंट जो भी कॉमन है वो दोनों लाइबिलिटीज में से भी
सॉरी डेटर्स में से भी और क्रेडिटर्स में से, दोनों में से राइट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होगा लोन्स। जब नियंत्रक कंपनी अथवा सहायक कंपनी, इट मीन्स जो हमारी कंट्रोलिंग कंपनी है या फिर सब्सिडरी कंपनी है, इन दोनों ने एक दूसरे को लोन दे रखा है, तो एक तो लोन प्रदान करने वाली हो जाएगी, जो लोन देगी उसके तो असेट्स में आ जाएगा, और जो लोन लेगी, मान लीजिएगा हमने लोन लिया है तो मेरे लिए तो लाइबिलिटी होगी, तो वो क्या हो जाएगी, एक की लाइबिलिटीज में चली जाएंगी। ठीक है, मतलब लोन्स का है तो एक कंपनी जो देने वाली है उसकी तो असेट्स में चली जाएगी, और जो लेने वाली है उसकी लाइबिलिटीज साइड में लिख दिया जाएगा। और इन पर जो इंटरेस्ट ड्यू होगा, ठीक है, जो इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो ऋण प्रदान करने वाली मीन जिन्हें ऋण देना है, लोन कौन देगा, जिसने ना सॉरी इंटरेस्ट कौन देगा, जिसने लोन ले रखा है, मैंने लोन ले रखा है तो मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगी। ठीक है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, तो जिसको मिलेगा उसके लिए क्रेडिट हो जाएगा और जो देगा उसके लिए डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ऋण लेने वाली कंपनी के लिए भी यही रहेगा सेम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, फिर एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जो भी लोन होगा या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों का वो कॉमन है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट होगा करंट अकाउंट बैलेंसेस। अब करंट अकाउंट बैलेंसेस क्या होते हैं, मान लीजिए कोई हमारे करंट असेट्स हैं, ठीक है, कई बार कंपनी के पास क्या होता है, कुछ करंट अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंसेज होगा, एक कंपनी की तो असेट साइड में हो जाएगा और दूसरी कंपनी की लाइबिलिटी बन जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, मेरी असेट्स है तो आपकी क्या बनेगी, वो लाइबिलिटी, आपकी असेट्स है तो मेरी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी। समझ गए ना। तो एकीकृत स्थिति बनाते टाइम, जिस टाइम पे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इन अकाउंट्स को भी कैंसिल करना होगा। ठीक है, कई बार एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, वो क्या है कि कंट्रोलिंग कंपनी ने जितने भी अपने करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस शो कर रखे हैं और सब्सिडरी कंपनी ने जो अपने करंट अकाउंट बैलेंसेस शो कर रखे हैं, दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इट मीन्स मान लीजिएगा कि कंट्रोलिंग कंपनी के जो करंट अकाउंट बैलेंसेस हैं वो तो 1 लाख हैं, जबकि सब्सिडरी कंपनी के 95 हैं, 95,000 हैं। तो इससे क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब जो भी डिफरेंस रहेगा, मतलब एक कंपनी ने अकाउंट में पैसे भेज रखे जबकि दूसरी कंपनी के पास वो नहीं पहुंचे हैं अभी तक, तो क्या होगा, वो कैश इन ट्रांजिट हो जाएगा, या फिर वो उसको हम गुड्स इन ट्रांजिट बोल देंगे। अगर क्वेश्चन में पहले से ही कैश इन ट्रांजिट है तो जो बैलेंस आएगा उसको हम गुड्स इन ट्रांजिट बोलेंगे, और अगर जो गुड्स इन ट्रांजिट है तो बैलेंस आएगा उसको हम कैश इन ट्रांजिट बोलेंगे। ठीक है, और उनको हम बैलेंस शीट में असेट साइड में शो कर देंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन A Limited acquired 90,000 shares in B Limited for rupees 11,20,000 on 31st August 2000। क्या कहते हैं कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर किए, कितने, 90,000 शेयर्स एक्वायर किए, कितने में, 11,20,000 में 31 अगस्त 2000 को। ठीक है, द बैलेंस शीट्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2001 स्टूड एज फॉलोज। तो देखो इन्होंने क्या कहा, हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च 2001 को। ठीक है, शेयर्स एक्वायर किए 31 अगस्त को। ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कितने महीने हमारे प्री एक्विजिशन हो जाएंगे, कितने हमारे पोस्ट एक्विजिशन हो जाएंगे। प्री एक्विजिशन क्या है, एक्वायर करने से पहले। ठीक है, तो इट मीन्स मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 31 अगस्त को, इसका मतलब क्या हो गया, 5 महीने का तो जितना भी हमारा बैलेंस बनेगा वो प्री एक्विजिशन होगा, और उसको हम कैपिटल प्रॉफिट्स बोलेंगे, और पोस्ट एक्विजिशन कितना हो जाएगा, 7 मंथ्स का हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास शेयर्स कितने थे बी लिमिटेड के पास। इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच फुल्ली पेड, हमारे पास शेयर्स हैं कितने, 11,25,000। टोटल कैपिटल है 10 रुपए का एक शेयर है, तो इसका मतलब 1,12,500 हमारे पास शेयर्स हैं। उसमें से अक्वायर कितने किए हैं, 90,000। तो हम देख लें कितना परसेंट बन गया। ठीक है ना, तो परसेंटेज चेक करेंगे आप, सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा कितना, 80% बन जाएगा। ठीक है, 1,12,500 में से 90,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं, तो ये हमारे 80% शेयर्स बन जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद प्रॉफिट्स में है हमारे पास, जनरल रिजर्व में है, प्रॉफिट एंड लॉस में दे रखा है बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2000 मीन्स 1 अप्रैल 2000 को थे 22,500, और इस साल के जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो है 90,000 रुपये। देखो इन्होंने अलग अलग करके दे दिए, अदरवाइज ये इकट्ठे भी दे सकता था, तो हमें देखने थे पिछले साल के कितने और इस साल के हमारे कितने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेम एस बीपी हैं, क्रेडिटर्स हैं, फिर मशीनरी इस टाइप से दे रखा है सब कुछ। ओके, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड इन्होंने किया है 11,20,000 रुपए में। कहते यू आर फर्दर इन्फॉर्म दैट देर इज नो चेंज इन द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व सिंस 31 मार्च 2000। जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं हुआ है। इट मीन जनरल रिजर्व में हमारे पास पहले भी 1,80,000 थे जो कि बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं, और आज भी हमारे 1,80,000 है। इट मीन्स नो प्रॉफिट, नो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन 21 जैन 2001, 21 जनवरी 2001 को ए लिमिटेड स्टूड टू बी लिमिटेड गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड टू बी लिमिटेड गुड्स कॉस्टिंग 36,000 फॉर 48,000। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को 36,000 रुपए का माल 48,000 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, 12,000 प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसमें आगे कहता है कि 75% ऑफ दीज गुड्स रिमेन अनसोल्ड विद बी लिमिटेड। उसमें से 75% गुड्स है जो वो अनसोल्ड पड़ी हुई है अभी तक भी। ऑन अकाउंट ऑफ दीज गुड्स क्रेडिटर्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ओइंग टू ए लिमिटेड। इसमें से देखो, पहले तो ये देखो कि 36,000 रुपए का माल 48 में बेचा, तो उसमें से 75% माल है जो अभी तक भी बिना बिका है। तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, पढ़ा था ना, तो यहाँ पे अनरियलाइज्ड कितना हो जाएगा, 12,000 का 75% हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा, यही होगा ना। हेलो जी, ठीक है, तो 12,000 में 75% निकाल देंगे, वो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑन अकाउंट दो ऑफ दोज गुड दीज गुड्स क्रेडिटर्स ऑफ बी लिमिटेड, कि बी लिमिटेड के जो क्रेडिटर्स हैं उनमें 20,000 रुपए की ओइंग्स है जो कि ए लिमिटेड को है, तो नो प्रॉब्लम। देखो आ गया वही पॉइंट, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन होगी कि बी लिमिटेड के क्रेडिटर हैं तो वो ए लिमिटेड के क्या होंगे, डेटर्स होंगे। ठीक है, तो क्रेडिटर्स बी लिमिटेड के क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएंगे, और ए लिमिटेड के किन में से माइनस हो जाएंगे, डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे। ओके, आउट ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड की जो एक्सेप्टेंस थी, एक्सेप्टेंस क्या होंगी, बिल पेबल, कि उन्होंने पेमेंट करने की एक्सेप्टेंस ली है, 60,000 आर एक्सेप्टेड इन द फेवर ऑफ ए लिमिटेड। आउट ऑफ दीज रिसीवेबल्स ए लिमिटेड एंडोज्ड 42,000 वर्थ बिल्स टू इट्स क्रेडिटर्स। ए लिमिटेड ने क्या किया, 42,000 रुपए के बिल हैं इसके क्रेडिटर्स को बेच दिए। तो हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई एक्सेप्टेंस है या तो उसमें से अगर कुछ अमाउंट हम बेच देते हैं तो उनको हम कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें से कैंसिल कितने होंगे, फिर 60 में से 42 एजिट दिखा दिए जाएंगे, 18,000 ही सिर्फ कैंसिल होंगे। ठीक है बेटा, तो प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज इट 31 मार्च 2001। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। हम रिवेन्यू प्रॉफिट्स निकालेंगे, हमें पता है रिवेन्यू प्रॉफिट्स हमारे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होते हैं दैट आर 7 मंथ्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट्स कितने थे स्टार्टिंग में। हमारे पास जो प्रॉफिट्स थे 31 मार्च 2001 को, जो कि बैलेंस शीट में दे रखे हैं, करंट ईयर के हमारे प्रॉफिट्स हैं 90,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि हमें रिवेन्यू प्रॉफिट्स अगर निकालने हैं तो वो सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से निकलेंगे, क्योंकि वो पिछले साल वाले तो हमारे कैपिटल प्रॉफिट में जाएंगे। तो करंट ईयर के प्रॉफिट जो कि हमारे पास बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं वो 90,000 हैं, तो 90,000 का 7/12 में 7 मंथ्स का हम निकाल लेंगे प्रॉफिट, वो आ गया 52,500। ठीक है, अभी इस ये तो हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट है। बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं कि रिवेन्यू प्रॉफिट में होल्डिंग कंपनी का शेयर। ठीक है, तो रिवेन्यू प्रॉफिट 52,500 है, उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना हो गया, 80% हो गया, जो कि 42,000 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालेंगे कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ बी लिमिटेड। कैपिटल प्रॉफिट करने के लिए हम देखेंगे जनरल रिजर्व कितने हैं, जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं हुआ, इट मीन 1,80,000 है।
प्रॉफिट्स हैं हमारे 31 मार्च 2000 को स्टार्टिंग में 22,500 थे और करंट ईयर के हमारे पास 90,000 है। उनमें से हम 5 महीने का लेंगे पोस्ट एक्विजिशन, क्योंकि बीच में शेयर्स एक्वायर हो गए। ठीक है, प्री एक्विजिशन सॉरी, हो गए 37,500, टोटल हो गया 2,40,000। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को हम गुडविल भी बोल सकते हैं, मीन्स गुडविल, या फिर हमें कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो हम यहाँ पे हेडिंग जो बनाएंगे उसमें हम स्पेशल लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि गुडविल निकलेगी या कैपिटल रिजर्व निकलेगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे वो कैसे निकलेंगे कि हमने कितना अमाउंट पेमेंट किया है। 80% एक्विजिशन के लिए हमने 11,20,000 पेमेंट किए हैं, क्वेश्चन में दे रखा है। अब कैपिटल कितनी थी उसका 80%, कैपिटल हमारे पास टोटल थी 11,25,000 कैपिटल थी, उसका 80% हमारा हो गया 9 लाख। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे, कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा। कैपिटल प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट किए हैं 2,40,000 है, उसका 80% जो कि 10,92,000 हो गया। और ये आगे हमारी फिर गुडविल। ठीक है, मीन्स पेमेंट करने थे कितने, 10,92,000 80% के लिए, और हमने पेमेंट किए हैं ज़्यादा 11,20,000, तो इट मीन्स ज़्यादा पेमेंट किए हैं तो हमारे क्या आएगी, गुडविल आएगी, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वही कैपिटल का 25%, 80% हमारे शेयर्स एक्वायर्ड हो गए हैं तो रह गए 20%, वो क्या हो गए, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा 1125 का 20%। फिर जनरल रिजर्व जो कि हमने कैलकुलेट किए थे, सॉरी क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं 180,000 का 20%, और हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं, यहाँ पे हमें देखना है कि टोटल ओवरऑल प्रॉफिट्स का, जो कि मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि स्टार्टिंग में कितने थे और करंट ईयर के कितने थे, दोनों का टोटल और उसका 20%। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट्स। अभी बताया था कि टोटल प्रॉफिट्स 48,000 माइनस 36,000, और ये हो जाएगा हमारा 12,000। 12,000 का 75% अनसोल्ड है, तो हमारा 9,000 अनरियलाइज्ड स्टॉक रह गया। ठीक है, और उसके हमारे पास बिल रिसीवेबल्स हैं, हमने आपको बताया था कि 42,000 हैं, वो क्रेडिटर्स को बेच दिए गए, इसलिए वो कैंसिल नहीं होंगे। तो 18,000 दोनों में से माइनस होंगे, बिल पेबल्स में से भी और बिल्स रिसीवेबल्स में से भी। ठीक है, तो ये हमारी बेटा जी फिर बैलेंस शीट बन जाती है। हमें बैलेंस शीट में हमें सिर्फ शेयर कैपिटल में पहले किसकी दिखानी है, ओनली होल्डिंग कंपनी की कैपिटल, और फिर उसके बाद क्या होगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, आफ्टर दैट रिजर्व एंड सरप्लस। उसमें जनरल रिजर्व हमारे कितने हैं, 7,20,000, ये हमारे 7,20,000 जनरल रिजर्व ओनली, सॉरी ये होल्डिंग कंपनी के होंगे, है ना। फिर उसके बाद हमने दिखाने हैं प्रॉफिट्स होल्डिंग कंपनी के। ठीक है, प्लस फिर ऐड कर देंगे रिवेन्यू प्रॉफिट्स का हिस्सा और माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया। फिर बिल पेबल्स है दोनों कंपनी के, उसमें से म्यूचुअल ओइंग माइनस होगी। देखो बिल पेबल्स में म्यूचुअल ओइंग्स, ठीक है, 18,000 रुपये हैं, यहाँ एक साइड बिल पेबल में से माइनस हो जाएंगे और दूसरी साइड बिल रिसीवेबल्स में से माइनस हो जाएंगे। देखो नीचे बिल्कुल, है ना, क्लियर हुआ जी। ऐसे फिर हमारा क्रेडिटर्स का आएगा, हमने ऊपर पढ़ा था क्वेश्चन में, एक क्रेडिटर्स हैं तो दूसरे के लिए डेटर्स हैं, तो एक बार क्रेडिटर में से माइनस हो जाएंगे और दूसरी बार नीचे देखें डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे अनरियलाइज प्रॉफिट्स हैं, ऊपर एक बार तो यहाँ से माइनस हो गया हमारा प्रॉफिट्स में से, और दूसरी बार हम इन्वेंट्री में से माइनस कर देंगे और गुडविल को दिखा देंगे हम इंटेंजिबल असेट्स में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आर लिमिटेड एक्वायर्ड 8,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 1994। आर लिमिटेड ने 8,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं 1 अप्रैल 1994 में। ठीक है, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज ऑन 31 मार्च 1995। देखो बेटा जी, इन्होंने तो साल के स्टार्टिंग में ही एक्वायर कर लिए, तो इसका मतलब जितने भी प्रॉफिट्स होंगे या रिजर्व्स वगैरह होंगे सब कुछ हमारे क्या होंगे,
पोस्ट एक्विजिशन होंगे। समझ आई बात? साल के स्टार्टिंग अकाउंट्स 31 मार्च 1995 को क्लोज होते हैं। 1 अप्रैल 1994 को ही इन्होंने एक्वायर कर लिए, तो सारे के सारे हमारे क्या हो गए, रिवेन्यू प्रॉफिट्स, वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स हो गए। ठीक है ना, रिवेन्यू प्रॉफिट्स मीन्स। तो देखें, इक्विटी शेयर ₹100 ईच। जनरल रिजर्व है हमारे पास, ठीक है, 1,494। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर, देखो 1 अप्रैल को थे 60,000 रुपये एस लिमिटेड के पास, और 94-95 मीन्स करंट ईयर के हो गए 80,000। सन्ड्री एसेट्स हैं, बिल पेबल्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड एट कॉस्ट 10 लाख। शेयर्स एक्वायर किए हैं उन्होंने कब, 10 लाख रुपए में शेयर्स एक्वायर किए हैं। थे भी 10 लाख, और 10 लाख में ही एक्वायर कर लिए हैं। कितने शेयर्स एक्वायर किए हैं, 8,000 हैं, जबकि थे कितने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर थे, और वो उन्होंने उसमें से 8,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं। समझ आ रहा है? उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल्स ऑफ आर लिमिटेड इंक्लूड 10,000 एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड। बी आर हैं आर लिमिटेड के, 10,000 हैं, वो एस ने एक्सेप्ट कर लिए, तो क्या होंगे, एक बार बी आर में से माइनस, एक बार बीपी में से माइनस। सन्ड्री डेटर्स हैं, 5,000 रुपये ड्यू एस हैं, तो इसका मतलब एक बार सन्ड्री डेटर्स में से माइनस हो जाएंगे क्योंकि म्यूचुअल ओइंस हैं, एक बार सन्ड्री क्रेडिटर्स में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड includes goods purchased from R Limited for 60,000 which were invoiced by R Limited at a profit of 25% on cost। ठीक है, क्या कहता है, इन्वेंट्री है एस लिमिटेड की, मतलब स्टॉक में गुड्स परचेज फ्रॉम आर लिमिटेड, आर से हमने गुड्स परचेज किया था 60,000 रुपये का, विच वर इन्वॉइस्ड बाय आर लिमिटेड एट 20 प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 25%। तो देखो, अगर कॉस्ट 100 रुपये थी तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25। अगर कॉस्ट 60 है तो कितना हो जाएगा, 60,000 गुना में 25/100। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लेंगे प्रॉफिट कितना था, सॉरी, उसमें प्रॉफिट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट, तो इसका मतलब सेल वैल्यू होगी। ठीक है, बिल्कुल, देखो इन्होंने कहा है कि एस लिमिटेड को माल माल खरीदा है 60,000 रुपये का, 100 का माल 125 में खरीदा है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट है 25। अगर 125 रुपये का को प्रॉफिट 125 रुपये है सेल वैल्यू, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 25। अगर एक है तो 25/125, और 60,000 है तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आ जाएंगे। अनलेइंग कुछ नहीं है हमारे पास, मीन्स अनसोल्ड हमारे पास कुछ नहीं है, तो अनरियलाइज प्रॉफिट इसमें कितना बन जाएगा, टोटल ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद बस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। देखो, रिवेन्यू कैपिटल्स निकालेंगे हम, रिवेन्यू प्रॉफिट्स, क्योंकि यहाँ सारे के सारे हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट्स हैं। 31 मार्च 1995 को हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स थे कितने, बैलेंस शीट में चेक करो, 80,000 रुपये हैं करंट ईयर के। ठीक है, तो 80,000 में उसका हिस्सा, ठीक है, रिवेन्यू मतलब लिमिटेड का हिस्सा निकाल देंगे, सारे ही हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट हो गए, और उनमें उसका होल्डिंग कंपनी का शेयर। ऐसे फिर कैपिटल प्रॉफिट्स निकाल लेंगे, तो कैपिटल प्रॉफिट्स हमारे पहले कितने थे, 60,000, प्लस जनरल रिजर्व कितने हैं, 2 लाख। ठीक है, तो ये बाद वाले 80,000 तो हमारे सारे उसी के ही हैं, तो इसमें हिस्सा तो निकलेगा नहीं, तो इसका मतलब जनरल रिजर्व 2 लाख, प्लस प्रॉफिट में हिस्सा कितना है ना, प्रॉफिट कितने आए 1 अप्रैल को, 60,000, तो ऐड कर लिए, हमारे सारे कैपिटल प्रॉफिट्स हो गए 2,60,000। फिर हम कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकाल लेंगे। 80% शेयर्स के लिए हमने पेमेंट किए हैं कितने, क्योंकि 10,000 शेयर हैं, उसमें से 8,000 एक्वायर किया, तो इसका मतलब 80% एक्वायर कर लिए, तो 80% के लिए हमने पेमेंट की है 10 लाख, जबकि होने कितने चाहिए थे, 10 का 80% 8 लाख, और कैपिटल प्रॉफिट्स जो कि हमारे 2,60,000 है उनका 80%। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व यहाँ हो गया, हमने पेमेंट किए करने थे 10, दिए हैं 10,08,000, तो ये हो गए हमारे 8,000 कैपिटल रिजर्व आ गया। ठीक है, फिर बेटा जी हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालेंगे। पेड अप वैल्यू में 20%, पेड अप वैल्यू इतनी, शेयर कैपिटल 10 लाख है उसका 20%। फिर जनरल रिजर्व कितने थे, टोटल 2 लाख थे, और प्रॉफिट एंड लॉस में कितने हैं, बैलेंस शीट में 60 + 80, टोटल हो गए 41, उसका 20%।
तो ये आ गया हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। अब क्योंकि हमारे पास इन्वेंट्री है, उसमें 60,000 रुपये का माल बेच रखा है, वो कॉस्ट प्लस 25% करके बेचा हुआ है, तो हमारे टोटल प्रॉफिट्स, टोटल वैल्यू में प्रॉफिट कितना है 12,000। ठीक है, तो यही 12,000 ही सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स हो जाएगा। ठीक है, और अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में देखो ओनली होल्डिंग कंपनी की कैपिटल, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैपिटल रिजर्व, वेल अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था कि ना, सॉरी, बैलेंस शीट में दिखा रखा है कैपिटल रिजर्व दिखा रखा है बैलेंस शीट में, नो सॉरी, तो हमने कैपिटल रिजर्व निकाला है, ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालते हैं ना 8,000, ये आ गया। फिर जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में है, प्रॉफिट्स दोनों कंपनी के, मतलब 1 लाख वो प्लस 2 लाख। ठीक है, 80% शेयर्स रिवेन्यू प्रॉफिट का उसमें ऐड कर दिया, अनरियलाइज माइनस कर दिया, फिर बिल पेबल्स हैं उसमें म्यूचुअल ओइंग माइनस कर देंगे, फिर ऐसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उसमें म्यूचुअल ओइंग माइनस कर देंगे। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, एंड फॉर टुडे, ओके।